हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एस मैथ्स। और आज आपके लिए चैप्टर 1 रियल नंबर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं। पिछली क्लास में पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक सोल्व किया था। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार जरूर से वीडियो को देख लें। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक करेंगे। शानदार क्वेश्चन इसमें मैंने सेलेक्ट किया है और जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है सब 2021, 22, 23, 24, 25 यहाँ तक कि 26 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अब ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्या कह रहा है वो समझिए। 3 bells ring at interval of 6, 12 and 18 minutes. If all the 3 bells rang at 6 am, when will they ring together again? अब ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन का क्या रहा है। कर है 3 अलग अलग घंटियां हैं। आप ऐसे अभी लिखिएगा ना, इस चीज को समझिए पहले। जैसे ए, बी और सी, ये 3 अलग अलग बेल्स है। अब ये 3 बेल्स जो हैं क्या हो रहा है कि एक 6 मिनट आफ्टर 6 मिनट, एक 12 मिनट और एक 18 मिनट के बाद बज रही है। ठीक है, ये तीनों सुबह के 6 बजे, 6 AM है ना, सुबह के 6 बजे ये तीनों एक साथ बजी थी। तो बताइए ये तीनों घंटियां फिर दोबारा एक साथ कब बजेगी, कब बजेगी, कितने बजे बजेगी, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, एक होता है कितने टाइम बाद बजेगी, वो दूसरा चीज हो गया। एक होगा कितने बजे बजेगी, दोनों क्या क्या होगा दोनों में अभी मैं आगे बताऊंगा, आप समझिए। अच्छा एक बात बताइए कि अगर ये 3 अलग अलग टाइम में बज रही है ये तीनों घंटियां, तो अब 6 बजे बजी थी तो पहली वाली 6:06 में बजेगी 6 मिनट बाद, दूसरी वाली 6:12 में बजेगी, तीसरी वाली 6:18 में बजेगी। फिर इसी तरीके से ये 6 मिनट के अंतर में बजेगी और ये 12 मिनट के अंतर में बजेगी और ये 18 मिनट के अंतर में बजेगी। क्लियर हो गया। अब समझिए कि पूछ रहा है एक साथ कब बजेगी। अच्छा एक साथ कब बजेगी मतलब आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको ये तीनों नंबर डिवाइड कर रहा हो। इसका मतलब है कि इन तीनों नंबर का एलसीएम चाहिए और इन तीनों का अगर एलसीएम हम निकालने की कोशिश करें तो आएगा 36। मतलब 36 मिनट बाद ये भी बजेगी, उस समय वो भी बज रही होगी और उस समय वो भी बज रही होगी। मतलब तीनों घंटियां 36 मिनट के बाद 6:36 में ये तीनों एक साथ बज रही होगी। दैट मीन्स कि जब 36 मिनट, एक चीज और यहाँ पर सवाल आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है और आगे जो मैंने क्वेश्चन लिया उसमें है। अब अगर पूछेगा कि तीनों घंटियों के बजने का जो सम है वो कितना है। अब बताइए अगर 36 मिनट यहाँ आया है, हम लिख देते हैं इसको, अभी ये आंसर हमारा अभी नहीं है फिलहाल के लिए, समझते हैं। अगर 36 मिनट यहाँ आया है तो 36 मिनट में घंटी नंबर ए कितनी बार बजेगी, 6 या 36 मतलब 6 बार बजेगी। बी कितनी बार बजेगी, 12 3 या 36 3 टाइम बजेगी। 18 कितनी बार बजेगी, 2 टाइम, 18 2 या 36। मतलब टोटल अगर करें तो 6 3 9 और 2 11। मतलब अगर ये पूछा जाए कि ये घंटियां जो है मतलब एक साथ कितनी बार बजेगी, ठीक है, उस समय तक, तो उस समय तक अगर 36 मिनट तक में टोटल सम कितना आएगा तो इसका आ जाएगा 11, इसका आ जाएगा 6, इसका 3, इसका 2। मतलब टोटल 11 बार ये घंटियां बजेगी इतने टाइम तक। तो ऐसे करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसे बनाना हो तो एग्जाम में कैसे बनाएंगे, तो यहां से आप लिखिएगा, इधर आप नहीं लिखिएगा। ये आपको समझा रहा था मैं क्या लिखना है। आपको सीधा सी करना है इस क्वेश्चन में कि एलसीएम ऑफ 6, 12 एंड 18 इक्वल टू, आपको इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने आपको आता होगा, कैसे निकालेंगे देखिए। मैं रफ काम नीचे कर लेता हूं, आप साइड में करिएगा रफ काम। ठीक है, तो इस तरीके से 6, 12 और 18, 36 इसका एलसीएम है, लेकिन निकालेंगे कैसे वो देखिए। सबसे पहले 2 से करेंगे 3, ये 6, ये 9। फिर इसको 2 से करेंगे तो 3, 3 एंड 9। अब इसे 3 से करेंगे तो 1, 1 एंड 3। फिर इसे 3 से करेंगे तो 1, 1 एंड 1। तो इस तरीके का आ गया। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। मतलब आपका आ गया 36 मिनट्स। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम आ गया। अब ये बोल रहा है 30 से, अगर पूछता ना कि कितने टाइम बाद बजेगी तो 36 मिनट बाद बजेगी, लेकिन पूछ रहा है व्हेन, है ना, यानी कब बजेगी, कब पूछ रहा है। तो कब पूछ रहा है इसका मतलब आपसे टाइम पूछ रहा है। 6 बजे बजी थी,
एक साथ 36 मिनट बाद यानी 6:36 में बजेगी। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस करके आप लिख दीजिए, हेंस दे विल रिंग टुगेदर अगेन। अब इसमें देखिए मैं दोनों का आंसर चाहूं तो ऐड कर सकता हूं, ठीक है, दो चीज का आंसर कैसे, तो दे विल रिंग टुगेदर अगेन आफ्टर 36 मिनट्स एट। अब एट के बाद हम टाइम लिख देंगे 6:36 AM। तो देखो यहां पर कितने मिनट का भी आंसर आ गया और कितने बजे का भी आ गया, कोई बात नहीं, लिख दीजिए आप, और नहीं तो अगेन के बाद आप ये लिख दीजिए अगेन एट 6:30, फिर आफ्टर मिनट और 36 मिनट रिमूव कर दीजिए। तो इस तरीके से ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका ये आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि 17 में क्या करना है। देखिए 17 कहता है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। 2 नंबर्स है, इसका डायरेक्ट अब समझते हैं इसको, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, और पीछे मैंने इसके जैसा एक क्वेश्चन करवा रखा है, ठीक है। 2 नंबर है, उसका रेशियो 2:3 है, देयर एलसीएम इज 180, उसका एलसीएम 180 है। तो करा फाइंड व्हाट इज दी, है ना, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स, इन 2 नंबर का एचसीएफ क्या होगा। अच्छा, एक मिनट के लिए अगर हम ऐसा मान लें कि हमारा एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, रेशियो 2:3 है, तो अगर मैं ऐसा मान लूँ कि 2:3 है ना, तो रेशियो को हटाने के लिए x लगाते, तो एक नंबर हो गया 2x, दूसरा नंबर हो गया हमारा 3x। तो इस तरीके से हमारा नंबर हो गया। पहले इसको समझ लेते हैं क्या है। फिर बोल रहा है कि इसका एलसीएम जो है, मतलब ये 2 नंबर का एलसीएम जो है 180 है, तो पूछ रहा है इन्हीं 2 नंबर का एचसीएफ जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा करके कुछ है, देखिए, तो आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर, है ना, इक्वल टू 2x, फर्स्ट नंबर आपका ये आ गया, सेकेंड नंबर इक्वल टू 3x, सेकेंड नंबर आपका ये आ गया। अब इन 2 नंबर का एलसीएम 180 दिया हुआ है, लेकिन अगर ये 2 नंबर होता तो एलसीएम क्या होता, तो एलसीएम ऑफ 2x एंड 3x इक्वल टू, अब देखिए 2 और 3 में यहाँ x कॉमन है तो x आ जाएगा, 2 और 3 में कुछ कॉमन है नहीं है, तो 2 × 3 6 हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6x, इन दोनों का एलसीएम 2x और 3x का एलसीएम क्या आ जाएगा 6x, और वहाँ एलसीएम कितना दिया हुआ है 180, ठीक है। तो जिस नंबर का एलसीएम हमारा 6x आया उसका वहाँ क्या दिया हुआ है 180, यानी 6x = 180। तो हम लिख देंगे x = 6 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30। तो x की वैल्यू क्या आ गया 30। यह 6 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में वो डिवाइड जाएगा ना, तो इसको नीचे ने यहीं भेज दिया, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में जाके डिवाइड करेगा तो 30, तो x की वैल्यू 30 आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फर्स्ट नंबर था वो फर्स्ट नंबर हमारा कितना है 2x, मतलब 2 × x, x की वैल्यू कितना है 30, मतलब आ गया 60। जो हमारा सेकेंड नंबर था, सेकेंड नंबर क्या था हमारा 3x, मतलब 3 × 30, तो ये आ गया आपका 90। तो इस तरीके से फर्स्ट नंबर भी पता चल गया, सेकेंड एक्चुअल में इतना था, रेशियो में 2:3 था, तो ये नंबर पता चल गया, साथ में एलसीएम भी पता चल गया। अब आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला ला सकते हैं, एचसीएफ = a × b अपॉन एलसीएम। कैसे होगा ये समझ लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है कि एलसीएम × एचसीएफ = a × b। अब जरा सोचिए कि अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करेंगे, a × b तो होगा, लेकिन ये जो एलसीएम मल्टीप्लाई में है, क्या यही एलसीएम डिवाइड में जाएगा कि नहीं जाएगा। आपका जवाब है जी सर बिल्कुल होगा। तो ये ऐसा हुआ ना। अब अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं इसी पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो देखिए करता हूँ, a × b अपॉन एलसीएम। a की वैल्यू कितना आया मेरा 60, b की वैल्यू कितना है 90, अपॉन एलसीएम, एलसीएम कितना है हमारा 180। अब इसको कैंसिल कर दें, 1 0 से 1 0, 90 से ये तो आ गया 2 से इसको कर देंगे तो आएगा 30, 2 से इसको करेंगे तो क्या आएगा 30। तो मतलब आपका एचसीएफ जो है वो आ गया 30, और यही इस क्वेश्चन का आ गया आंसर। तो आपका इसका आंसर है 30। आपको ये चीज़ नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए लिख रहा था मैं कि रेशियो जब हटाते हैं ना तो उसमें x लगा देते हैं, तो एक्चुअल में ये नंबर ऐसा आता है, और इसी की वैल्यू हमारा 60 और 90 आया। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था।
अब आप इसे लिखें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 और 19 करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर्स 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको एक ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करनी है जिससे 85 को और 72 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 और 2 बचता है। ठीक है, ऐसा करके मतलब इसको पहले थोड़ा सा समझते हैं। आपको एक ऐसा नंबर पता करना है, x नाम का कोई नंबर है, ऐसा नंबर पता करना है कि जब 85 को उससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचे, और उसी x से जब 72 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बचे। वो नंबर क्या होगा? अब आप सोचिए कि रिमाइंडर बचता क्यों है? रिमाइंडर क्यों बचता है? रिमाइंडर तभी बचता है जब इसमें एक्स्ट्रा होता है। तो अगर मैं इसमें से एक्स्ट्रा हटा दूं तो इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर नहीं बचेगा, और अगर इसमें से भी ये एक्स्ट्रा वाला हटा दूं तो इससे भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर नहीं बचेगा। ये 2 बच रहा है क्योंकि 2 इसमें एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा है उसको हटा देना है। ठीक है, तो करना कैसे है वो देख ले। तो यहाँ से हम आप लिखेंगे, काम की चीज़ें ये है, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा। तो क्या करना है आपको कुछ नहीं, 85 में से 1 माइनस करना है, क्या आएगा 84। 72 में से 2 माइनस करना है, क्या आएगा 70। तो यहाँ वैसा नंबर अब आ गया जो कि x से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अगर कोई नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि वो नंबर इन दोनों नंबर का HCF है। तो आपको HCF ऑफ 84 एंड 70 निकालना है। तो 84 और 70 का HCF निकाल लें। इसने ये नहीं बोला है कि आप किस मेथड से निकालें, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे निकालेंगे। मैं यहाँ इसका काम कर रहा हूँ, फिर इरेज कर लेंगे। 84 और 72, देखिए आप HCF डायरेक्ट निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से। कैसे, देखिए आपको फैक्टराइजेशन से हमने सिखा रखा है, तो अभी डिवीजन से बताता हूँ। 70 से 84 को इस तरीके से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम लगेगा, क्या आएगा 70, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 14। जो रिमाइंडर आया है ना, अब वही डिवाइजर का काम करेगा, और ये जो यहाँ डिवाइजर था ना वो डिविडेंड के जगह आ जाएगा। ठीक है, अब ये 14 से 70 को करिए तो आपको पता होगा 14 5 जा है ना, 14 25 70 होता है, ये आ गया नीचे 0। तो जिसने 0 लाया, ध्यान से सुनेंगे, जिसने 0 लाया वही HCF कहलाया। तो इन दोनों का HCF क्या हो गया 40, है ना। तो नीचे लिख देंगे हेंस ग्रेटेस्ट, दी ग्रेटेस्ट लगा दीजिए, है ना। ऐसे कोई ये नहीं है इसमें मैथ्स है, इंग्लिश ना है। दी ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू 14, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व किया। आप इसको लिखें, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके समझाने के लिए लिखा था। इसको हमेशा राइट साइड में लिखने की कोशिश करें कॉपी के। ठीक है, तो कॉपी के राइट साइड में ही जो है एक लाइन खींच करके ऊपर रफ लीजिए, रफ का काम उधर कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स, 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर लाइट्स है, ट्रैफिक लाइट है ना। रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स। ठीक है, और ये लाइट जो है वो इतने सेकेंड के बाद, यानी 48, 72 और 108 सेकेंड पर चेंज होती है। ठीक है, इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, है ना। अगर ये 7 AM में दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM में अगर इन लोग एक साथ चेंज हुई थी, तो पूछ रहा है व्हाट विल टाइम दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट। तो कब, व्हाट टाइम, किस टाइम ये फिर चेंज होगी, मतलब इसका टाइम पूछ रहा है आपसे कि कितने बजे ये तीनों एक साथ चेंज होंगी। ठीक है, ऐसा करके आपको यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, अब समझिए कि क्या करना है। आपको ऐसा एज्यूम कर लीजिए अभी फिलहाल के लिए कि जो ट्रैफिक लाइट है वो A, B और C नाम की है। क्या है, ABC। A जो है 48 सेकेंड में, B जो है 72 सेकेंड में, और C जो है 108 सेकेंड में चेंज हो रही है। ठीक है, ऐसे समझ गया।
अब पूछ रहा है कब ये तीनों एक साथ चेंज होगी। जब भी एक साथ की बात करें तो सीधी बात समझ लीजिए कि एक ऐसा नंबर आपको चाहिए जिसको ये तीनों डिवाइड करता है। दैट मीन्स कि इन तीनों का एलसीएम ही जो है वो आपका नंबर आएगा। अब यहां से सॉल्यूशन करते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि क्या करना है। तो आप नीचे लिखिए एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108 सेकेंड्स। ठीक है, जो भी आएगा सेकेंड्स में आएगा। तो आपको इन तीनों का एलसीएम निकालना है। मैं यहाँ रफ काम करता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। 48, 72 और 108 का एलसीएम हम डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे। ये 24, ये 36 और ये 54। फिर इसको 2 से करेंगे तो ये 12, ये 18, ये 27। फिर इसको 2 से करेंगे तो ये 6, ये 9 और ये 27। ठीक है, फिर इसको 2 से करेंगे तो 3, ये 9, ये 27। ठीक है, ये 3 से करेंगे तो 1, 3 और 9। फिर इसको 3 से करेंगे तो 1, 1 और 3 एंड 3 से करेंगे तो 1, 1 एंड 1। तो इस तरीके से आपका आ गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका आंसर। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48 है ना। तो आपका यहाँ तक आ गया 48 और फिर ये 3 3 जा 9, इन दोनों का 3 3 जा 9। नहीं तो फिर आप बारी बारी करें। 48 को 3 से कर लें, 8 3 जा 24, 2 12 और 2 14 और फिर आपको जो आए उसको 3 से कर ले। तो 3 से जब इसको करेंगे तो 4 3 जा 12, 1 4 3 जा 12 और 1 13। फिर आपका आ गया 1 3 और 1 4, तो 432 आ गया। तो इस तरीके से आपका 432 आ गया। ये रफ काम आप राइट साइड में कॉपी के करें, ठीक है, लेकिन करना है। ये सब भी कॉपी में अगर करना है तो आराम से करिए साइड में, कोई दिक्कत नहीं। तो 432 आया और ये क्या चीज आया, सेकेंड्स आया। ठीक है, तो 432 सेकेंड्स, क्योंकि सेकेंड में दिया हुआ है सारी चीजें, तो इतने सेकेंड। लेकिन अब हमें इस सेकेंड, इतने सेकेंड तो ऐसे लिखेंगे नहीं, तो टाइम लिखेंगे कैसे। तो इस सेकेंड को क्या करना है, आपको मिनट और सेकेंड में करना है। अब मिनट और सेकेंड में कैसे होता है, आपको ये बात पता है। रफ काम कर रहा हूं यहाँ पर, ध्यान दीजिए। 432 को 60 से डिवाइड करेंगे। किससे, 60 से। तो 6 7 जा क्या होता है 42 और एक जीरो डाल दीजिए। 60 से करेंगे तो 6 7 जा 42 और एक इसका जीरो। तो इस तरीके से माइनस करेंगे तो क्या आ गया 12। इसका मतलब है कि यहाँ हम लिखेंगे, ये जो इधर आया ना वो मिनट आया, तो इसका हम लिखेंगे कि 7 मिनट्स और 12 सेकेंड्स। ठीक है, 7 मिनट और 12 सेकेंड्स। ठीक है, ये ऐसा आ गया। तो अब पूछ रहा है कि टाइम क्या होगा, तो यहां लिख देंगे। अब इसका आंसर में लिख देंगे, हेंस दे विल चेंज टुगेदर नेक्स्ट। ये दे विल चेंज टुगेदर नेक्स्ट, है ना। ये सब एक साथ दोबारा चेंज कब हो रही है, तो देखिए टुगेदर नेक्स्ट एट 7 बजे हुई थी ना, तो 7 बजे, तो 7:07 मिनट, 7:07 12 सेकेंड। और ये सब क्या चीज में आएगा, एम। ठीक है, तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अगर यदि पूछता कि कितने टाइम बाद होगी तो इसका आंसर ये होता, लेकिन कितने बजे होगी तो इसका आंसर होगा 7:07 12 सेकेंड। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप इसे लिख लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 और 21 करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 और 21 करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ, यानी दो नंबर का एलसीएम जो है उसके एचसीएफ के 9 टाइम्स है। ठीक है, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500। एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो 500 है। फाइंड देयर एचसीएफ पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे कैसे इसे बनाना है। देखिए, यदि मैं ऐसा करूं कि एचसीएफ को x मान लूं, तो दूसरा 9 टाइम्स है, एलसीएम 9 टाइम्स है, तो एलसीएम हो जाएगा 9x। फिर एलसीएम और एचसीएफ का ऐड करेंगे तो आ जाएगा बराबर में 500।
तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, समझने की चीज कुछ है नहीं, तो इसको लिखते हैं लेट दी HCF बी एक्स, ठीक है, या 2 नंबर वगैरह लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं। तो HCF हमने क्या मान लिया x, एंड द LCM है ना बी 9x, या इक्वल टू लिख दीजिए, इक्वल टू 9x। अगर ये x माना है तो ये क्या हो जाएगा 9x, क्योंकि यहाँ बोला है 9 टाइम्स, मतलब HCF का 9 टाइम्स LCM है, तो HCF अगर x है तो LCM 9x हो गया। आगे क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों का सम 500 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि x प्लस 9x, मतलब इन LCM और HCF का सम 500, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या कि 10x इक्वल टू 500, और यही 10 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। अब ये x की वैल्यू 50 आया, ठीक है, और हमने HCF को क्या लिखा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर HCF है ना, HCF इक्वल टू x माना था और इसकी वैल्यू आ गई 50, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। देयरफॉर HCF इक्वल टू x और इसकी वैल्यू क्या आ गई 50, तो HCF हमारा आ गया 50, तो ये आप लिख लें, ठीक है। इस तरीके से हमारा बहुत आसान क्वेश्चन था, पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको करवाया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे कैसे करना है। देखिए यहाँ पे आपको करना कैसे है, तो सॉल्यूशन आप ध्यान रखेंगे। यहाँ बोल रहा है कि लेट x एंड y बी 2 प्राइम नंबर, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। x और y दो अलग अलग तरीके की प्राइम नंबर है, एक 2 हो सकता है तो एक 5 हो सकता है, एक 3 हो सकता है तो एक 7 हो सकता है, कुछ भी, दो अलग तरीके का प्राइम नंबर है x और y। आगे बोल रहा है कि जो p है, अब ध्यान से यहाँ से काम की चीजें निकलेगी, ध्यान से समझेंगे कि जो p है वो आपका है x स्क्वायर y क्यूब, जो q है वो है x पे पावर 5 y स्क्वायर, और जो r है वो आपका है x पे पावर 5 y स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका जो है वो गिवन है, तो p q r जो है उसकी वैल्यू यहाँ गिवन है, और x और y प्राइम नंबर है, तो इसके बीच में कुछ कॉमन 1 के अलावा है नहीं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे। आगे बोल रहा है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ p q r। आपको क्या करना है कि इन नंबर का p q r का LCM भी निकालना है, HCF भी निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका LCM लिख लेते हैं, तो LCM ऑफ p q r, क्या ठीक है ना, तो LCM ऑफ p q r निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा ध्यान दें। अच्छा ये आप यहाँ ध्यान दें, ये नंबर और ये नंबर पर, ठीक है। अब बताइए LCM में क्या होता है, मैंने बोला जो तीनों में हो और सबसे बड़ा पावर हो वो लिखाता है। अब यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x पे पावर 5 है, यहाँ x पे पावर 5 है, तो यहाँ क्या आएगा x पे पावर 5। अब y का देखते, y पे 3 है, y पे 2 है, y पे 2 है, तो y पे क्या आएगा 3। तो जो सबसे बड़ा पावर है वो लिखते हैं, लिख दिया। अब नीचे HCF निकाल लेते हैं, तो HCF ऑफ p q r हो जाएगा यहाँ पे, p q r जो नंबर है उसका HCF है ना, तो p q r HCF में क्या होता है कि जो तीनों में हो और छोटा पावर हो, तो तीनों में x है तो x का सबसे छोटा पावर क्या है x स्क्वायर, x5, तो यहाँ सबसे छोटा x स्क्वायर है, फिर यहाँ y क्यूब है y स्क्वायर, तो सबसे छोटा क्या है y स्क्वायर, तो ये हो गया, तो ये हो गया HCF इसका, ठीक है। आगे क्या बोला है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ p q r, तो बोला था मैंने निकाल दिया, तो एक आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है, ये हमारा एक आंसर हो गया। आगे अब आगे क्या बोला है कि फर्दर चेक इफ LCM ऑफ HCF ऑफ p q r एंड LCM ऑफ p q r, इन दोनों का प्रोडक्ट p q r के प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, यहाँ पर हम जो निकाले हैं उसको देख लेंगे, यानी एक साइड का पहले निकाल लेंगे कि LCM इंटू HCF क्या होगा। यदि आपने हमारे NCERT का फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने इसके बारे में बताया है कि LCM इंटू HCF A इंटू B के बराबर होता है, यानी सिर्फ 2 नंबर के केस में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर मेरे पास A B C 3 नंबर है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, मतलब P Q R यहाँ 3 नंबर है तो यहाँ भी ये इक्वल नहीं होगा, लेकिन हमें कह रहा है कि चेक करके बताओ, तो हम ये बता देंगे। LCM इंटू HCF, अब LCM हमने क्या निकाला x पे पावर 5 और y पे पावर 3, ये हमने LCM निकाला, और इंटू HCF हमने क्या निकाला x स्क्वायर और y स्क्वायर, ठीक है। हम लोग इसी को यहीं पर कर लेते हैं। अब देखिए
यदि आपने एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा होगा तो उसमें है कि जब बेस आपका सेम हो, बेस आपका सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो पावर जुड़ जाएगा। तो 5 + 2 तो यानी x पे पावर 7 हो जाएगा। यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो इसका भी पावर जुड़ जाएगा, तो y पे पावर 5 हो जाएगा। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ तो हमारा ये आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, अब PQR है ना, PQR। तो अब एलसीएम इंटू एचसीएफ PQR के बराबर है या नहीं, तो PQR अब हम निकाल लेंगे यहाँ, P इंटू Q इंटू R। अब P की वैल्यू क्या गिवन था, ये है, ध्यान से देखें, x² y³। Q की वैल्यू क्या है, x⁵ y², और R की वैल्यू क्या है, x⁵ y²। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ भी x और x है तो सबका पावर ऐड हो जाएगा, तो x⁵2 प्लस x⁵5 यानी x⁵7 प्लस x⁵5 यानी x⁵12। तो इसका ये आ गया। अब y का देखते हैं, y⁵3 y⁵2, तो बेस सेम है, सब y है, तो यहाँ पर 3 + 2 5, y⁵5 प्लस y इंटू y⁵2 मतलब ये भी 2 ऐड हो जाएगा, तो ये 5 और 2 7, तो y⁵7। ठीक है, 3 2 5 2 7। तो इस तरीके से हमने देखा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जब हम किए तो हमारा ये आया, और जब हम PQR को मल्टीप्लाई किए तो हमारा ये आया। अब बताइए दोनों इक्वल है, यहाँ x⁵12 है, यहाँ 7 है, यहाँ 12 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, इक्वल है क्या, नहीं है। इसका मतलब हम नीचे लिख देंगे देयरफॉर एचसीएफ ब्रैकेट में किसका, PQR का, और मल्टीप्लाई में एलसीएम, यही लिखा है ना एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो यहाँ एलसीएम भी किसका, तो PQR का, और इधर बोला है कि क्या P इंटू Q इंटू R। तो PQR का एचसीएफ, PQR का एलसीएम क्या P इंटू Q इंटू R के बराबर होगा, तो आंसर है नो। तो यहाँ इक्वल दे करके आप ऐसे कर दे, नॉट इक्वल पढ़ेंगे इसको। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 और 23 करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 और 23 करेंगे। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रिस्पेक्टिवली। पहले इसको समझते हैं, पहले क्या कह रहा है कि फ्रेंच, हिंदी और इंग्लिश के जो नंबर ऑफ टीचर्स हैं वो है 48, 80 एंड 144। इतनी बात समझ में आ गई कि इसके इतने टीचर, इसके इतने, तो सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ टीचर्स कितने वो यहाँ पर। आगे बोला है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, फिर ठीक है ना, फाइंड द मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम का कम से कम कितने रूम रिक्वायर्ड होगा इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सेलेक्टेड। ठीक है, हर रूम से सेम नंबर ऑफ टीचर्स को सेलेक्ट करना है, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने जो है वो होंगे, सेम सब्जेक्ट वाले टीचर्स होने चाहिए। एंड ऑल ऑफ देम आर इन सेम सब्जेक्ट, जितने भी टीचर्स हैं, जैसे इसके लेंगे तो जितना फ्रेंच के टीचर आएगा उतना ही टीचर किस चीज़ के, हिंदी के, और उतना ही टीचर कितने, इंग्लिश के। ठीक है, इस तरीके से। अब सोचिए कि अगर जितना टीचर इसके, इतना टीचर इसके, इतना टीचर इसके, मतलब आपको एक ऐसा नंबर की रिक्वायरमेंट है जिसको जो नंबर इन सबको डिवाइड कर दे, है ना। तो सेम नंबर ऑफ टीचर, हर सब्जेक्ट के सेम टीचर चाहिए ना, तो वो कितना टीचर लें कि उस सब्जेक्ट के भी उतने हो, इस सब्जेक्ट के भी इतने हो, इस सब्जेक्ट के भी इतने। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये क्या कह रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हम अब सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि इसका मतलब है हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन सबको डिवाइड करे, यानी एचसीएफ ऑफ 48, 80 एंड 144। मतलब आपको इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जो आता है ना वही तो सबको डिवाइड करता है। ठीक है, तो इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आप देखिए यहाँ निकाल रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। 48 से, चलिए इस साइड कर लेते हैं, 48 से 80 को इस तरीके से डिवाइड करके हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे। 1 टाइम में 48 माइनस करेंगे, ये 2 आ गया, ये 7 तो 3 आ गया, फिर इसको यहाँ पर करेंगे 48, 1 टाइम में करेंगे तो ये 32 आ जाएगा, है ना। 32 को इसमें से माइनस करेंगे तो 16 आएगा, 16 से 32 को करेंगे 2 टाइम में तो 16 2 जा 32 आ जाएगा, इधर कैंसिल।
तो इन दोनों का, अगर इन दोनों का पूछता तो इसका SCF 16 होता, लेकिन एक नंबर और है 144 है, और 144 ये तो 16 से डिवाइड होता है जी, है ना। तो 144 कितने बार में 16 8 जा, है ना, 16 8 जा, नहीं सॉरी 9 जा, 16 9 जा 144, और इस तरीके से। तो इसको भी इसने डिवाइड कर दिया, यानी रिमाइंडर को 0 ला दिया, रिमाइंडर 0 ला दिया, मतलब यही हमारा SCF है। तो इसका SCF आ गया 16। तो 16 हमारा SCF है। तो देखिए अब 16 जो SCF है, हर सब्जेक्ट के इतने टीचर सेलेक्ट होंगे। तो कितने टीचर हर सब्जेक्ट के सेलेक्ट होंगे, तो उसका आंसर ये है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टीचर्स सेलेक्टेड ऑफ सेम सब्जेक्ट ऑफ द सेम सब्जेक्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, यानी फ्रेंच वाले भी 16 टीचर चाहिए, हिंदी वाले भी 16 चाहिए, और इंग्लिश वाले भी 16 चाहिए। तो नंबर ऑफ टीचर्स रिक्वायर्ड तो इतना हो गया, सॉरी नंबर ऑफ टीचर्स तो इतना हो गया। इसका मतलब है कि इसके बारे में एक लाइन यहाँ लिख लेंगे कि दिस मीन्स ईच रूम accommodate that 16 टीचर्स, यानी हर रूम में कितने 16 टीचर्स हर रूम के सेलेक्ट होंगे, हर रूम में जाएंगे यहाँ पे। तो अब नंबर ऑफ रूम की रिक्वायरमेंट यहाँ से समझ में आ जाएगी, ठीक है। 48 टीचर है, एक सब्जेक्ट के इतने टीचर सेलेक्ट हुए हैं, तो फिर कितने हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसके लिए कितने रूम चाहिए, 48 टीचर के लिए कितने रूम चाहिए, तो 16 3 जा, 16 5 जा, ठीक है, 16 9 जा, तो फिर हमारा वहाँ से निकल जाएगा। दिस मीन्स ईच रूम एकोमोडेट 16 टीचर्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट, ठीक है। हर सब्जेक्ट्स के कितने होंगे, तो 16 टीचर्स होंगे। तो इस तरीके से ये आ गया। अब देखिए नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड पूछ रहा है ना, तो यहाँ से आपको क्या लिखना है कि नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है, नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर फ्रेंच टीचर्स। देखिए फ्रेंच के लिए कितने टीचर चाहिए, फ्रेंच में टोटल टीचर कितने, 48, एक टीचर, है ना। अब यहाँ पर कितने, एक रूम में कितने टीचर 16 जाएंगे, तो 48 के लिए कितने रूम की रिक्वायरमेंट होगी, तो 48 डिवाइडेड बाय 16 मतलब कितना आ गया 3। अब इसमें लिख दें नंबर ऑफ, कॉपी कर रहा हूँ, नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर, दूसरा सब्जेक्ट क्या है हिंदी, तो यहाँ हिंदी वाले टीचर्स के लिए आ गया 80, तो यहाँ हो गया 80 डिवाइडेड बाय 16, है ना, तो ये आ गया 5। तो नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर इंग्लिश, है ना, इंग्लिश इक्वल टू कितना आ गया 144 डिवाइडेड बाय 16, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9। अब यहाँ पर पूछा है कि टोटल नंबर्स, अब देखिए टोटल कमरे कितने चाहिए, 3 कमरे चाहिए, 3 रूम चाहिए फ्रेंच वाले के लिए, 5 रूम चाहिए हिंदी वाले के लिए, 9 रूम चाहिए इंग्लिश वाले के लिए, ठीक है। इस तरीके से हम मिनिमम नंबर ऑफ रूम यहाँ लिख देंगे, मिनिमम नंबर ऑफ, ठीक है। अब मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे, तो आपका 3 + 5 + 9 5 3 8 9 17 17, तो ये 17 इस जो है इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अब एक बार समराइज कर लेते हैं, इतने 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 टीचर्स थे, ठीक है। HCF इसका 16 आ गया, मतलब हर कमरे में 16 टीचर को भेजना है। तो ये भाई साहब कितने कमरे ले लिए, 48 3 जा, तो ये 3 कमरे ले लिए, ये कितने कमरे ले लेंगे, ये 5 कमरे ले लेंगे, ये कितने कमरे ले लेंगे 9 कमरे ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इनको कमरा मिलेगा, ठीक है। तो एक कमरे में अगर 16 टीचर, तो इनके लिए 3 कमरा, इनके लिए 5 कमरा, इनके लिए 9 कमरा, टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने आ गए 17। तो 17 जो हैं वो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी इनके लिए, ठीक है, इन सारे टीचरों के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। आप ध्यान से समझिएगा कि 23 हमें किस तरीके से करना है। ऑन अ मॉर्निंग वॉक
3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर। देखो स्टेप आउट टुगेदर क्या बोल रहा है कि मॉर्निंग वॉक पर 3 जो फ्रेंड है, मान लीजिए 3 पर्सन है जो भी है, वो स्टेप आउट साथ में करते हैं, मतलब चलना शुरू साथ में करते हैं, ठीक है, वॉकिंग साथ में करते हैं। एंड देयर स्टेप मेजर, और उनके जो स्टेप मेजर है, मतलब एक की स्टेप की जो मेजरिंग है वो है आपका 30 सेंटीमीटर, दूसरे का 36 मीटर और तीसरे का 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबका स्टेप मेजरिंग जो है वो ये है, ठीक है। अब मान लीजिए 3 पर्सन क्या है, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तो एक जो है ना, इनका है 36 और इनका है 40, मतलब ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कदम बढ़ा रहे हैं अपनी, तो इनका 30 हो गया। एक यहाँ से यहाँ तक बढ़ा रहे हैं तो इनका 36 हो गया। एक यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो इनका 40 हो गया। मतलब समझिए कि किनके स्टेप की कितनी मेजरिंग है, यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से 36, ऐसे करके आपको यहाँ पर बोल रहा है। आगे बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड वॉक, वो मिनिमम डिस्टेंस कितना ये वॉक करेंगे, सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस, ताकि सब सेम डिस्टेंस करें इन कंप्लीट स्टेप्स, ठीक है। अब सोचिए जरा ध्यान से इस बात को कि बोल रहा है कि इसका मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, इसका मतलब है कि आपको एक ऐसा वैल्यू चाहिए जिसको ये भी कवर कर ले, ये भी कवर कर ले, ये भी कवर कर ले, समझ रहे बात को। तो इस तरीके का वैल्यू जो है आपको निकालना है, मतलब एक ऐसा नंबर जो जिसको ये भी डिवाइड करे, ये भी डिवाइड करे, ये भी डिवाइड करे, और वही उसका आंसर होगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको निकालना है एलसीएम ऑफ 30, 36 एंड 40, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। और जो एलसीएम आएगा वो क्या चीज में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो इतना सेंटीमीटर आपका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम मैं यहां निकाल लेता हूं, फिर लिख लेंगे, ठीक है। देखिए तो आपको राइट साइड में करना है कॉपी के, ठीक है। 30, 36, 40, यहां बोला नहीं है ना कि किस मेथड से एलसीएम निकालो, तो जो मेथड हमें सही लगेगा हम उससे निकालेंगे, ठीक है। जो आसानी से और जल्दी हमारा आंसर दे दे, हमें टाइम को भी देखते चलना है कि नहीं। तो इस तरीके से आ गया, फिर 2 से किया तो 15, 9 और ये आपका 5 आ गया। फिर 3 से किया तो 5, 3 और ये 5 आ गया। फिर इसको 5 से किया तो 1, 3 और 1 आ गया। फिर इसको 3 से किया तो 1, 1 और 1 आ गया। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 24, 25 20 से 120, 120 को 3 से करेंगे तो 12 तिहाई 36, 12 3 जा 36 और सेंटीमीटर 360 सेंटीमीटर आ गया। मतलब ये मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे द मिनिमम डिस्टेंस, पूछ रहा है ना, तो यहाँ लिख लेंगे द मिनिमम डिस्टेंस, है ना, द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बराबर क्या हो जाएगा 360। यहाँ देयरफॉर लगा दीजिए। ये सब क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, इतना सेंटीमीटर। अगर इसे मीटर में भी निकालना हो तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में 100 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.6 मीटर। तो आप आंसर ऐसे भी दे सकते हैं, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो बन गया। आप इसे लिख ले, क्वेश्चन नंबर में कुछ नहीं होता है, आप बेकार टेंशन लेना है समय, आपको ये सब इसी तरीके से करना है। प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताइए कि सर इसको थोड़ा एक बार और डिटेल से बताइएगा, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर है 3 सेट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स बुक्स हैव टू बी स्टैक्ड इन सच अ वे, ठीक है। अब देखिए 3 अलग अलग सेट हैं, है ना, 3 सेट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ये मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेट्स हैं, बुक्स के सेट्स हैं, और इसको स्टैक किया जा रहा है इस वे में, इस तरीके से स्टैक किया जा रहा है कि द बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज। इसको सब्जेक्ट वाइज लिखा जा रहा है, मतलब अगर
पहले फिजिक्स का है तो फिजिक्स के बुक्स रहेंगे, फिर केमिस्ट्री के रहेंगे, फिर मैथ्स के रहेंगे, तो सब्जेक्ट वाइज बुक रहेंगे। एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम, और जो भी स्टैक्स है उसके बीच की हाइट भी सेम है, तो ये बात भी यहाँ गिवन है। एंड द नंबर ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स बुक्स आर इतना एंड इतना एंड। देखिए जो फिजिक्स की बुक है वो 144 है, जो केमिस्ट्री की बुक है वो 180 है, और जो मैथ्स की है वो 192 है। तो नंबर ऑफ बुक्स भी इस तरीके से दिया हुआ है। कहता है एज्यूम दैट द बुक्स आर ऑफ द सेम थिकनेस, एज्यूम करो कि जो बुक्स है उसकी थिकनेस सेम है, जितनी भी बुक्स है चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, मैथ्स की हो, सबकी मतलब जो थिकनेस है, मोटाई जो है वो बराबर है। इस तरीके से डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री, अब डिटरमाइन करो कि फिजिक्स के कितने स्टैक्स होंगे, केमिस्ट्री के कितने होंगे और मैथ्स के कितने होंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ से निकाल लेते हैं, डेटा काम की चीज़ें, फिर देखते हैं। देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है, इन तीन सब्जेक्ट का जो है वो सेट है, बुक्स का सेट है, और इसको सब्जेक्ट वाइज जो है स्टोर किया जा रहा है। फिजिक्स के बुक की जो टोटल नंबर है 144 है, केमिस्ट्री की जो बुक्स का नंबर है 180 है, और जो आपका मैथ्स की बुक का जो नंबर है 192 है। तो इतने 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 सब्जेक्ट वाइज बुक्स है, नंबर ऑफ बुक्स जो है पर सब्जेक्ट ये दिया हुआ है। आगे इसको बोल रहा है कि इसकी थिकनेस जो है ना, जितनी मोटी फिजिक्स की एक बुक है उतनी केमिस्ट्री की और उतनी मैथ्स की, इस तरीके से दिया हुआ है। ऐसा आप एज्यूम कर लीजिए, आपको बोल दिया है। तो फिर आपको नंबर ऑफ स्टैक्स सारे का पूछ रहा है कि टोटल क्या होगा, या डिटरमाइन कर लो जी। ठीक है, देखिए कर लेते हैं। अब सोचिए जितने इसके स्टोर किए जाएंगे उतने इसके स्टोर किए जाएंगे, उतने इसके स्टोर किए जाएंगे। समझिए बात को, यहाँ पर क्या कह रहा है, मतलब अब आपको जो है, मतलब इसके जितने बुक्स स्टैक पर होंगे उतने इसके होंगे, इतने इसके होंगे। सेम नंबर ऑफ बुक्स जो है वो स्टैक किए जा रहे हैं, हर चीज मतलब सेम नंबर ऑफ बुक्स जो है वो समझिए स्टोर किए जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा क्या नंबर निकाले, क्या करें कि हाँ एक ऐसा नंबर हमको चाहिए जो इससे भी निकले, मतलब इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे। तो एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन सबको डिवाइड करे। आपको ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये आपको लिखना नहीं है, बल्कि आपको समझाने के लिए बनाया कि आपको इस तरीके से यहाँ पे कह रहा है। जब भी ऐसा कह रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए सॉल्यूशन यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। आप ये समझाने के लिए था, ये सब नहीं लिखिएगा, आप सॉल्यूशन यहाँ से कॉपी में नोट डाउन करना है। कैसे कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए जो सबको डिवाइड करे। इसका मतलब है कि आपको निकालना है HCF ऑफ 144, 180 एंड 192। तो आपको इन तीनों का HCF निकालना है, ठीक है। अब HCF इसका कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए। देखिए अगर 144, 180 और इसका HCF निकालना है तो हम डिवीजन मेथड से करेंगे, थोड़ा इजीली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये नहीं बोला है कि आप कैसे निकाल रहे हो, ठीक है। तो जब बोले फैक्टराइजेशन से निकालो तब हम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे, अदरवाइज हम डिवीजन से इसको निकाल लेंगे। और हमारा ये आ गया यहाँ पर 36, ठीक है ना। आप चेक भी करते जाएंगे कि ये सही आ रहा है कि नहीं। अब 36 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये तो हो रहा है जी 4 टाइम्स, है ना। तो 4 टाइम्स 144। तो इस तरीके से आपका नीचे 0, इसने 0 लाया तो इन दोनों का HCF 36 कहलाया। 36 तो इन दोनों का HCF है, लेकिन एक नंबर और है 192। तो 36 से 192 को करेंगे कितने टाइम, तो इसको अगर मैं 6 टाइम लगाता हूँ, 6 3 जा 18 हो जाएगा, है ना। ज़्यादा हो जाएगा फिर, क्योंकि 6 5 जा 13 फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको 5 टाइम लगाओ तो ये आ जाएगा आपका 53 18, इतना आ जाएगा। माइनस करेंगे तो आपका 12 आएगा, 12 से 36 को करेंगे तो 3 टाइम 36 आएगा, नीचे 0 हो जाएगा। तो पहले 2 नंबर का HCF निकाल लेते हैं। जो 2 नंबर का HCF आया उससे 3rd नंबर को हम निकाल, वो कौन लाया, तो ये लाया, मतलब इन तीनों नंबर का HCF यही होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 12, है ना। तो यहाँ पर 12 बुक्स, है ना, एच स्टेक, ठीक है। तो इस तरीके से एक स्टेक पर कितनी बुक्स होंगे, 12, यानी 12 फिजिक्स के बुक्स होंगे। यहाँ पर जो आया आपका वैल्यू 12 आ गया, तो 12 फिजिक्स के होंगे, 12 केमिस्ट्री के और 12 मैथ्स की, यानी हर सब्जेक्ट के सेम नंबर ऑफ बुक्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट के 12 बुक्स होंगे। अच्छा अब ये सोचिए कि अगर एक सब्जेक्ट के 12 बुक्स है
ठीक है। अब हमें 144 बुक्स रखना है। ये जो टीचर वाला क्वेश्चन करा है ना उसी तरीके का है, वहाँ टीचर सेलेक्ट हो रहे थे, यहाँ बुक सेलेक्ट हो रहा है। तो एक सब्जेक्ट के कितने बुक? 12 बुक्स। अब अगर एक सब्जेक्ट के 12 बुक्स है तो अब सोचिए जरा कि 144 के लिए कितने नंबर ऑफ स्टैक लगेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर फिजिक्स। फिजिक्स के लिए कितने लगेंगे? तो फिजिक्स टोटल कितने बुक्स है फिजिक्स में? फिजिक्स में टोटल है 144 और एक स्टैक में कितने बुक्स? 12। तो टोटल कितने नंबर ऑफ स्टैक्स? 12 से 12 को डिवाइड कर दें। इसी तरह से केमिस्ट्री के कितने लगेंगे? तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के 180 है, डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। आप कर लें डिवाइड, क्योंकि 15 इंटू 12 180 होता है। ठीक है। नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर मैथ्स या मैथमेटिक्स कितने आ जाएंगे? तो इसके टोटल कितने हैं? 192 बुक्स हैं। अगर एक स्टैक पर 12 बुक तो 192 पर, तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 1 जा 12 आ गया ना, फिर यहाँ 7 6 तो कितना आ गया? 16। ठीक है, तो 16 आ गया। तो इस तरीके से अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो फिजिक्स के लिए टोटल 12 स्टैक्स, केमिस्ट्री के लिए 15 और आपका मैथ्स के लिए 16। मैथ्स का दबदबा यहाँ पर भी है। चलिए, अच्छा लगा मुझे। अब यहाँ पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ, यहाँ लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स। अच्छा, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 12 है, 15 है, 16 है, सबको ऐड कर दीजिए। 12 प्लस 15 प्लस 16, इस सब्जेक्ट के इतने, इस सब्जेक्ट के इतने, इस सब्जेक्ट के इतने, सबको ऐड करिए। देखिए 12 प्लस 15 जो है ये आपका 27 में 6 ऐड कर दिए 713 33 और ये तो 43 आ जा रहा है। कितना आ रहा है? 43। यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो 43 इसका आंसर आ गया। नहीं, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स अगर पूछे तो इसका आंसर होगा 43। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 24 को कर लिया। रफ काम इधर कर रहा हूं, आपको ये काम की चीजें लिखनी है, लेकिन ये भी आप जो है कहीं पर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे, तो आप इसे लिखें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 और 26 करेंगे। देखिए, मैं 25 आपको बताऊंगा, 25 में ही कुछ चेंज करके 26 नंबर भी बन जाएगा। दोनों सेम तरीके का लिया, क्योंकि हर साल ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसके 2 क्वेश्चंस ले लिए और इसके आगे भी मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं। एनसीईआरटी में भी इसका क्वेश्चंस है, तो वहां से भी मैंने करा रखा है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि इसको करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, कैसे करेंगे आप ध्यान से रखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन से कैसे आपको लिखना है? सबसे पहले तो इसको जो हम बना रहे हैं उसमें कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? इसमें हम कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो हम लिखेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। आपको ये बात यहां ध्यान रख लेना है, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। सबसे पहला काम आप करेंगे कि लेट अस एज्यूम, मतलब आप एज्यूम कर लीजिए कि √3 जो है, कॉन्ट्राडिक्शन होना, गलत साबित मान करके फिर अपने मतलब फिर अब कहना नहीं ये गलत हो गया था तो ये सही होगा, ऐसे करके है कि एक गलत मान लेना है फिर उसको सही करना है। ठीक है, तो लेट अस एज्यूम √3 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेटमेंट क्या, लेट अस एज्यूम √3 इज अ रेशनल नंबर। आप √3 को एक रेशनल नंबर मान लीजिए। जैसे ही आपने √3 को एक रेशनल नंबर माना, आपको पता है ये बात कि √3 इक्वल टू a/b p/q, ऐसे हम लिखते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। वेयर, जहां पर a और b क्या कर रहा है, वेयर a एंड v आर को प्राइम,
जहां ए और बी क्या है, को प्राइम है। ठीक है, ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम किसको कहते हैं, जिसका HCF 1 हो जाए। तो ये ऐसा नंबर है जिसका HCF 1 है, मतलब इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। मतलब ये दोनों नंबर सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है और खुद से होता है, इसके अलावा किसी से नहीं होता, ऐसा बोल रहा है। आइए देखते हैं आगे। अब इसको इधर अगर भेजेंगे तो क्या होगा, √3b और इक्वल टू में a आ जाएगा, इधर a है ना, ऐसा आ जाएगा। अब जैसे ही ऐसा आ गया तो अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो √3b का भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर a का भी स्क्वायर होगा। यहां लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो इस तरीके से स्क्वायरिंग जो है आपने यहां लिख दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड तो आपने लिख दिया, तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 और b का स्क्वायर तो b स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है वो √3 के लिए भी है और b के लिए भी है, तो ऐसा आ गया। और इधर आ गया आपका a स्क्वायर, यही 3 नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ पर लग रहा है एक थ्योरम, तो आप इस तरीके से लाइन खींच करके अब यहाँ थ्योरम लिखिए। थ्योरम कहता है कि p कोई प्राइम नंबर है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो मतलब 3 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो 3 a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, या ये भी लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो हम इस स्टेटमेंट को बदल सकते हैं अपने हिसाब से, कोई चीज़ मतलब फिक्स नहीं होता है कि आपको ऐसे ही करना है, ये सब टेंशन नहीं लेना है। तो हम यहाँ लिख सकते थे 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, या हमने लिखा a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। जब a स्क्वायर जो है ना 3 से डिविजिबल है तो a भी 3 से डिविजिबल होगा। साथ में ब्रैकेट में यहाँ लिख दें थ्योरम 1.2। ये 1.2 थ्योरम NCERT में है, तो हमने उसको भी साथ में लिख दिया। वो आपकी इच्छा पर है, अगर लिख देंगे तो उसको कोई काटेगा नहीं, ऐसा मत सोचना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अब जब ये हो गया कि इसको भी करता है, तो यहाँ तक का हमारा पार्ट 1 बन गया। अब पार्ट 2 में क्या करेंगे वो देखें। पार्ट 2 में आपको करना है कि लेट a इक्वल टू, जिसको डिवाइड कर रहा है ना उसके इक्वल टू में लेट कर लो, और जो डिवाइड कर रहा है वो, और यहाँ पर कोई दूसरा जो है इंटीजर लिख लो। आप c लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। हमने c लिख दिया, तो लेट a इक्वल टू 3c, c इज वेयर c इज सम इंटीजर। यहाँ c कोई इंटीजर है, बहुत सिंपल सी बात चल रही है। अब जो आपने यहाँ लिखा ना उसको इस a की वैल्यू को पुट करना है, लेकिन ये पुट कहाँ करेंगे, तो जो स्क्वायर करके आया है उसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन 1। अब इसी पर करना है, तो लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो a की जो वैल्यू है 3c को a की जगह पर इक्वेशन 1 में पुट करना है। ध्यान से देखेंगे कैसे करना है इसको। ठीक है, अब देखिए क्या है, a की वैल्यू क्या है 3c। ठीक है, अब यही 3c की जो वैल्यू है ना वो इक्वेशन 1 पे जाएगा। इक्वेशन 1 क्या है, 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और a की जगह क्या माना था 3c, तो उसका स्क्वायर। इधर 3b स्क्वायर वही रह जाएगा, और 3 का स्क्वायर इधर 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। यहीं पर 9 जो है नीचे डिवाइड में आएगा, तो 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू c स्क्वायर। अब इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3 3 जा, तो आपका आ गया ऊपर b स्क्वायर, 3 1 जा हुआ ना, 3 3 जा। ठीक है, तो ऊपर आ गया b स्क्वायर, नीचे आ गया 3 इक्वल टू c स्क्वायर। अब जरा यहाँ ध्यान से देखेंगे कि यहाँ a स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा था, यहाँ b स्क्वायर को भी 3 डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स, तो यहाँ थ्योरम क्या लिखेंगे कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देन b इज ऑल्सो
डिविजिबल बाय 3। एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ ये बात कि आप जो है ये ऐसा ना सोचे कि थ्योरम जो है आपको ऐसे ही लिखना है इसी फॉर्मेट में। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स बी। ठीक है, तो बात एक ही है। ठीक है, मैं आम खाता हूँ या मेरे द्वारा आम खाया जाता है। आप पढ़े होंगे एक्टिव पैसिव, तो बात एक ही है, आम को ही खाना है। ठीक है ना, आप आम खाते रहिए, गुठलियों के बारे में क्यों सोचना। अब देखिए आगे क्या करना है इसको। तो ये तो आपने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है सर जी, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ए को भी 3 डिवाइड कर रहा है, बी को भी 3 डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ से कुछ बातें देयरफॉर ये जो 3 है वो ए और बी दोनों का फैक्टर है। देयरफॉर ए एंड बी हैव Therefore, A and B have at least, है ना, A and B have at least 3 as a common factor। ठीक है, मतलब A और B जो है इन दोनों का 3 तो कम से कम फैक्टर है, क्योंकि 3A और B दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ से थ्योरम मैं हटा रहा हूँ क्योंकि इधर एक्सप्लेन करने में सही रहेगा। ठीक है, आप ब्रैकेट में करके जरूर लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब ध्यान से समझते चलना है कि ये क्या कह रहा हूँ। अब देखिए ये तो फैक्टर हो गया। अब जब ये हो गया, मैं माना था इसको को प्राइम कि ए और बी क्या है, मैंने यहाँ एज्यूम किया था ए और बी जो है वो को प्राइम है। भैया जब ये को प्राइम होता तो ये तो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता और खुद से, लेकिन ये तो 3 से भी हो रहा है, मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि मैंने जो माना था ये गलत मान लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, ये कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये बात सत्य है कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन पर क्या हो रहा है कि यहाँ एक बात हो रही है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, यहाँ बात उठ रही है ना, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। अच्छा, ये बात क्यों ऐसा हो रहा है, कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट क्यों हो रहा है कि आप यहाँ को प्राइम हो गया, मतलब 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं कि 3 भी ए और बी का फैक्टर हो गया, तो ऐसी बातें क्यों हो रही है। ये सारी बातें दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ये इसलिए उठ रही है, यहाँ इधर लिख देता हूँ, ड्यू टू या बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एग्जम्पशन। ये इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये गलत एग्जम्पशन कर लिया था। गलत एग्जम्पशन क्या किया था आपने, एग्जम्पशन दैट √3 इज अ रेशनल नंबर। ये बात हमने एग्जम्पशन किया था ना कि √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये बात हमने शुरुआत में लेट कर लिया था। इसी बात से ऐसी जो है कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है, ऐसी विरोधाभास हो रही है, और इसी चीज को हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कहते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का मतलब ही होता है कि आप पहले किसी को गलत मान लो, बाद में कहो यार ये तो मैंने गलत मान लिया, सॉरी ये नहीं होगा। तो जब ये नहीं, रेशनल नहीं, तो फिर अपने आप इर्रेशनल। तो अब हम कंक्लूजन देंगे। सो वी कंक्लूड दैट √3 is an irrational number। इसलिए हम कंक्लूड करते हैं कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से आपको इसमें ये लिखना है। देखिए यहाँ के बाद देयरफॉर के बाद कुछ लाइन है, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। आप अलग अलग भाषा में लोग लिखते हैं इस चीज़ को, तो इसमें भी दिक्कत नहीं है, बल्कि इसके ऊपर आपका सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। इतना नीचे का ये लाइन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना, तो आप इसको कर लेना, कोई बात नहीं है। ये 6th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए 26th नंबर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए कैसे आइडिया बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है कि जैसे ये जो आपका √3 था ना, अब यहीं पर √7 आ गया, तो क्या क्या चीजें बदलेगा वो ध्यान आपको रखना है। जैसे बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड एज इट इज, इसको कुछ नहीं करना है, लेट अस एज्यूम रहेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ √3 है यहाँ एक बदलाव आ जाएगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है √7, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे √7। देखिए मैं इसी क्वेश्चन को रिराइट करके आपको 26th नंबर बता दे रहा हूँ, आपको भी ऐसे प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन अलग अलग लेकर के। तो एक बदलाव यहाँ आएगा रेशनल, आप इसको भी मानेंगे तो यहाँ भी √7 रेशनल हो गया। फिर इस जगह पर चेंज करें तो यहाँ आ जाएगा √7 इक्वल टू a/b, यहाँ a और b को प्राइम है, ये भी एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ b इधर आ जाएगा तो √7 भी हो जाएगा, तो ये a के इक्वल हो जाएगा, ये भी ऐसा ही रहेगा। अब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर बोथ साइड होगा, तो इधर भी स्क्वायर है ना, तो इक्वल टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड एज इट इज रहेगा। तो बदलाव कहाँ कहाँ आ रहा है आप देख रहे हैं, एक तो यहाँ चेंज किया हमने, एक यहाँ चेंज किया, ये चेंज नहीं है, ये को प्राइम हमने लेट करा है, ध्यान से रखेंगे। एक चेंज हमने यहाँ करा है, एक चेंज यहाँ हुआ। फिर इधर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ जो 3 है वो अब क्या हो जाएगा 7, √7 का स्क्वायर 7 b²। फिर इस तरीके से 7 डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। a² इज डिविजिबल बाई 3 था, तो यहाँ अब क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कहाँ कहाँ आपको चेंजेस करना पड़ रहा है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यही कुछ चीज़ें बदलाव करके हम अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस, इसी तरह से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको अभी दूंगा, उसको आप में इसी में चेंजेस करके आपको भी जो है यहीं फोकस करना है कि एक्चुअल में बदलाव कहाँ कहाँ होगा। सो देन द ऑल्सो डिविजिबल बाई, है ना, ऑल्सो डिविजिबल बाई 7, तो यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लेट a इक्वल टू, तो यहाँ a तो है लेकिन a किससे 7, तो यहाँ मान लेंगे जो 3c था ना, अब वो क्या हो जाएगा 7c, c इज सम इंटीजर, कोई बात नहीं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये था रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 3b² जो है वो क्या हो जाएगा 7b², क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है इक्वेशन 1 7b² इक्वल टू a²। अब a² को मैंने क्या माना था 7c, तो यहाँ आ गया 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो यहाँ 49 और ये हमारा 7 रहेगा। इस जगह चेंजेज होगा कि यहाँ तो 7 यही रहेगा 7b², 49 नीचे आ जाएगा तो इस जगह पे आ जाएगा 49, समझ रहे। अब ये देखो 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49, तो ये b² ऊपर बच गया 1 × b² यानी b² और नीचे 7 बच गया, तो यहाँ आ जाएगा 7 और इधर c²। अब इस तरीके से तो b² इज डिविजिबल बाई 7, तो b² जो है वो किससे डिविजिबल है 7 से, तो b² अगर 7 से डिविजिबल है देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7, तो b भी 7 से डिविजिबल होगा। ये भी थ्योरम 1.2, यहाँ भी थ्योरम 1.2, ठीक है। आप यहाँ नीचे करके थ्योरम 1.2 लिख दे। देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट, a और b का एटलीस्ट कौन फैक्टर है, तो 7 फैक्टर है। तो देखिए बदलाव कहाँ कहाँ आ रहा है, समझ रहे, जैसे यहाँ 7 आ गया, यहाँ 7 आ गया, 7 का स्क्वायर हो गया, ये आ गया, आपने इसको किया ये आ गया, इस तरीके से यहाँ 7 आ गया, इधर 7 आ गया। a और b का कॉमन फैक्टर 7 है, ठीक है, कॉमन फैक्टर हो गया 7, क्योंकि a को भी कर रहा था b को भी कर रहा था। दिस है ना, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये बात फैक्ट है कि √7 जो है √7 एक इरेशनल नंबर है, ये बात तो सत्य है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एग्जम्पशन, मेरा इनकरेक्ट एग्जम्पशन क्या था दैट √7 इज रेशनल, हमने जो √7 को रेशनल माना था यहाँ पे, यही हमारा इनकरेक्ट था। तो एक चेंजेस आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। सो वी कंक्लूड दैट में एक चेंजेस आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। तो आपको मैं ये एक तरीका बता रहा था और कुछ नहीं, कि कहाँ कहाँ पर चेंज करके हम एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बनाया। अब आप क्या करें ना, आप देखिए कुछ क्वेश्चन जैसे कि √11, √13, √17, आप इन तीनों की प्रैक्टिस कर ली होमवर्क में, ठीक है ना। अब आपको इन तीनों में प्रैक्टिस करना है ना, तो जहां जहां √7 आ रहा है वहां 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, ऐसे बारी बारी से चेंज करके और इसी क्वेश्चन को बनाए। जब 2-3 बार आप इसी चीज को लिखेंगे, बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको ये चीजें जो है सब कुछ ध्यान में आ जाएगा, याद हो जाएगा आपको फिर इसमें
स्पीड बढ़ जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप इसे क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26 को अच्छे से समझें। यदि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बोलेंगे तो एक अलग वीडियो इसका सेपरेट बना दूंगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 और 28 को करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। 27 क्या है? प्रूव दैट 5 - 2√3 is an irrational number. It is given that √3 is an irrational number. यहाँ 5 - 2√3 को इरेशनल प्रूफ करना है, जबकि √3 को ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये इरेशनल है। तो देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन शुरू करेंगे यहाँ से। सबसे पहले तो आपको लेट करना होगा कि लेट अस एज्यूम, आप यहाँ मान लीजिए, क्या मान लीजिए, दैट 5 - 2√3 इज रेशनल नंबर। सबसे पहले इसको रेशनल नंबर मान लीजिए। जैसे ही आप इसको रेशनल मानेंगे, आप देखेंगे कि 5 - 2√3 = a/b हो गया, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। जहां a और b क्या है? इंटीजर्स है, ठीक है। a और b पॉजिटिव इंटीजर्स है, ध्यान रखना है। अब देखो यही चीज क्या होगा, यहाँ पर चेंजेस क्या होगा, अगर मैं 2√3 को उधर भेज दूँ, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और a - b को इधर भेज दूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इधर क्या होगा? 5 और a - b, और उधर जाएगा तो पॉजिटिव में क्या होगा? 2√3। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगर मैं a और b पॉजिटिव है इधर लाऊं तो माइनस, और इसको भेजूँ तो प्लस। यहाँ नीचे 1 रख ली तो इधर क्या आ जाएगा? b। तो 1 कितने बार में? b बार में, तो ये आ जाएगा 5b माइनस ये b कितने बार में? 1 बार में, तो इधर a = 2√3। अब ये जो 2√3 में जो 2 है, ये 2 कहाँ आएगा? मल्टीप्लाई है तो डिवाइड आएगा। तो 5b - a डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2b, और इक्वल टू √3। अब देखो a और b को हमने इंटीजर माना था। जब a और b को पॉजिटिव इंटीजर माना था तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या दिया हुआ है? रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर के इक्वल वाला जो होता है वो भी रेशनल होता है, ठीक है। तो ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि ये रेशनल नहीं होगा। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, और यहाँ के बाद जो स्टेटमेंट है उसको समझना है। क्या समझना है? कि देयरफॉर 5b - a अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर, है ना ये नंबर। सो √3 is also a rational number। अगर ये रेशनल है तो इसके इक्वल में जो होगा वो रेशनल होगा, ऐसा होगा। बट गिवन दैट, यहां क्या दिया हुआ है कि √3 इज इरेशनल, बट गिवन दैट, या ऑलरेडी गिवन दैट, जो भी है, बट गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल। तो भाई ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है कि आप उसको रेशनल माने हो, जब ये रेशनल हुआ तो आप इसको भी रेशनल कह रहे हो, लेकिन यहाँ तो इरेशनल दिया हुआ है, तो ऐसी रेशनल इरेशनल ऐसी क्यों हो रही है? ये सारी बातें, नंबर भी आप लिख दे, उससे कोई है नहीं, बट लिख दे कोई। तो ये बातें क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा जो है कभी रेशनल हो रहा है, कभी इरेशनल हो रहा है। यहाँ इरेशनल दिया हुआ है, यहाँ रेशनल आप मान रहे हो इसको, तो ऐसा इसलिए हो रहा है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए अराइज हो रहा है ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एग्जम्पशन। ये इसलिए अराइज हो रहा है ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एग्जम्पशन, हमारी इनकरेक्ट एग्जम्पशन की वजह से, दैट 5 - 2√3 इज अ रेशनल। हमने जो इसको रेशनल नंबर माना था भाई जी, यही हमारा यहाँ गलती था। इसलिए ये हमारा इसी वजह से ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है। सो वी कंक्लूड दैट
5 माइनस 2√3 is an irrational। सो हम कंक्लूड करते हैं कि 5 माइनस 2√3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। इस तरीके से आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 27 बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 और 29 को साथ में करेंगे। सेम तरीके का है, थोड़ी सी बदलाव करना है, तो आप ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 और 29 करेंगे। आप ध्यान से समझिए। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है प्रूव दैट 5√3 + 2/3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। फिर 29 नंबर में भी है, यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है, तो एक जैसा क्वेश्चन था, हम लोग साथ साथ इसको कर लेंगे, ठीक है। अब कैसे करना है ध्यान से देखें इसको। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम 28 नंबर कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि लेट अस एज्यूम, आपको एज्यूम करना है दैट 5√3 + 2/3 इज अ रेशनल नंबर। आपको सबसे पहले ये मान लेना है कि ये जो नंबर है ना वो एक रेशनल नंबर है, तो इसको हमने रेशनल मान लिया, ठीक है। पहला चीज ध्यान रखेंगे। दूसरा, जैसे ही हमने इसको रेशनल माना तो इतना जो है ये हो जाएगा a/b के बराबर, इतना इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर, जहां a और b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए जैसे ही ऐसा हुआ है, अब क्या कर सकते हैं समझेंगे। ये प्लस का 2/3 है, अगर उसको उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा ये और उधर हो जाएगा a/b - 2/3, ऐसा हो गया। अब देखें इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर मैं b और 3 का एलसीएम निकालूं तो क्या होगा, 3b। b कितने बार में कर रहा है, 3 बार में, है ना। b इसको b से b कट जाएगा तो 3 बचेगा 3 बार में, तो 3 को a से करेंगे तो 3a, माइनस है माइनस देंगे, 3 कितने बार में कर रहा है, b बार में, तो इधर आएगा 2b। अब ऐसा आ गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई में है 5 डिवाइड में जाएगा तो इधर बच जाएगा √3 और इधर होगा 3a - 2b अपॉन, ये जो 5 है वो नीचे जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बना देगा, 15b। अब ये जो चीज़ आ गया ना, यहीं से आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है, तो स्टेटमेंट इसका हम लिखते हैं। स्टेटमेंट में क्या जाएगा वो समझिए। जैसे ये जो आपका यहाँ पे आया है, अब देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे देयरफॉर 3a - 2b अपॉन 15b इज अ रेशनल नंबर, है ना, ये एक रेशनल नंबर है। सो √3 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। अगर एक रेशनल नंबर है तो उसके बराबर का जो होगा वो भी तो रेशनल होगा, तो ये हमें लिख लेना है। बट गिवन दैट, ऊपर क्या दिया हुआ है आपको, वहां क्या दिया हुआ था, √3 इरेशनल है। अभी एक रेशनल हुआ तो दूसरा भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन वहां क्या है कि ये इरेशनल है, पहले से दिया हुआ है। तो बट गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, बट ये बात तो गिवन है कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आपका रेशनल हो रहा है, यहाँ इरेशनल दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, अराइज मतलब उठना, ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों उठ रहा है, क्यों ऐसी बातें निकल के आ रही है, इसलिए हो रही है ड्यू टू, मतलब वजह क्या है, आवर इनकरेक्ट एग्जम्पशन, वजह है हमारा गलत मानना। अब गलत क्या माने थे जी, करेक्ट एग्जम्पशन। हम गलत ये माने थे कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, यही गलती थी। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एग्जम्पशन दैट, हमारा इनकरेक्ट एग्जम्पशन क्या था, हमारा इनकरेक्ट एग्जम्पशन था कि 5√3 + 2/3
इज अ रेशनल। इसको जो हमने रेशनल नंबर माना था, रेशनल नंबर, यही हमारा इनकरेक्ट एग्जम्पशन था। तो जब हमारा इनकरेक्ट है तो अपनी गलती को सुधारो ना भैया। सो वी कंक्लूड दैट 5√3 प्लस 2/3 इज एन इरेशनल। इसका मतलब है कि हम कंक्लूड कर रहे हैं कि 5√3 प्लस 2/3 जो है वो इरेशनल नंबर है, मतलब रेशनल नहीं है। ये गलत मान लिया था मैंने, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। अब देखा आपने कि कितनी आसानी से ये बन गया। अब आपको मैं सिखाता हूँ, देखिए अब इसी में अलग अलग तरीके, जैसे ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ था, इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी 2025 में आया हुआ था, ठीक है ना। तो ये दोनों आए हुए हैं। अब आपको मैंने दोनों दे दिया ताकि आप इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हम क्या चेंजेस करेंगे कि ये वाला भी बन जाए, ठीक है। तो लेट अस एज्यूम तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक चेंज कर देंगे। यहाँ पर क्या है, आपका क्वेश्चन है 4√3 प्लस 5√3, तो यहाँ एक चेंजेज ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस जगह चेंजेज हुआ, एक दो अपना मन से इसी तरह का लेकर चेक करें, ठीक है। अब ऐसे जहाँ ऐसे चेंज हुआ है तो यहाँ पे भी चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ भी हो जाएगा 4√2 प्लस 5/3 इक्वल टू A/B, वेयर A एंड B आर पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 5√3 था, यहाँ होगा 4√2, और इधर 5/3 था तो उधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5/3 माइनस का, ठीक है। तो यहाँ 2/3, यहाँ 5/3, 5/3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। सोल्व करेंगे 3 और b का एलसीएम 3b, तो यहाँ जो है ये इसको कितने बार में डिवाइड कर रहा है, 3 बार में 3b, और ये 3 कितने बार में कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 2 के जगह क्या आ जाएगा 5b। 3b b बार में कर रहा है, b से 5 को मल्टीप्लाई करिए, इस जगह आपका आ जाएगा 2, इधर आपका 3b माइनस का 5b, और ये 4 जो है वो जा करके 3 को मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ आ जाएगा 12b। तो इस तरीके से आपका ये चेंजेज हो रहा है। अब देखें कैसे कैसे चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, ये आपका यहाँ 12b, यहाँ आ जाएगा 5b, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये जो पार्ट है, ये जो यहाँ आया है वो एक रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है तो इसके बराबर में ये है, तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऑलरेडी गिवन है ये बात कि ये रेशनल नंबर नहीं है। यहाँ दिया हुआ है ना कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ गलत एज्यूम कर लिया। क्या गलत एज्यूम कर लिया कि 4√2 प्लस 5/3 एक रेशनल नंबर है, इज अ रेशनल नंबर, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। सो वी कंक्लूड दैट 4√2 प्लस 5/3 इज एन इरेशनल नंबर। इसलिए हम कंक्लूड करते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। आप क्या करिए ना, कुछ क्वेश्चंस और अपनी मन से लीजिए। जैसे 2 क्वेश्चन मैं देखिए अपनी मन से दे रहा हूँ आपको, आप ध्यान से समझेंगे। 2 क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ 7√2 माइनस 2/5, ठीक है। मैंने यहाँ चेंज कर दिया माइनस का, तो माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का, तो ये बात ध्यान रखना है। एक मैं आपको दे रहा हूँ 3√5 और ये माइनस 5.7। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन यहाँ पर माइनस का दे दिया, 2 प्लस का आपने देख ही लिया। तो इसको भी आप प्रैक्टिस करें, आपका अच्छा हो जाएगा। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रूव दैट √5 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। आपको ये प्रूव करना है कि √5 प्लस √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। कैसे बनाएंगे, तो आप सॉल्यूशन यहाँ से देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट √5 प्लस √3 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो चीज़ है ना वो रेशनल नंबर है, ठीक है। अब ऐसा मान लिया, अब जैसे ये रेशनल नंबर है तो यहाँ होना क्या चाहिए, यहाँ होना चाहिए कि √5 प्लस √3 इक्वल टू A/B। इस तरीके से फ्रैक्शन होना चाहिए था, होगा ना A/B P/Q, वेयर A एंड B आर पॉजिटिव इंटीजर।
जहां ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब जैसे ही यहां पर अब देखो इस तरीके का फॉर्मेट आया, अब क्या करें सर, अब आप ए को जो प्लस का उधर उधर भेज दे, माइनस हो जाएगा, तो 5 इक्वल टू ए अपॉन बी, ठीक है, ए अपॉन बी माइनस √3 ऐसा आ जाएगा। ये जो है उस साइड चला जाएगा तो ऐसा आ जाएगा। अब जैसा ही ये आया, अब इसी का क्या करना है, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, इधर भेज दिया, ऐसा हो गया। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो लिखेंगे √5 उसका स्क्वायर और इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस √3 का स्क्वायर। अब यहां पर लिख देंगे ब्रैकेट करके स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स स्क्वायर करेंगे तो इधर √5 का स्क्वायर होगा तो ये 5 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ए अपॉन बी माइनस √5 का स्क्वायर तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर ए के लिए भी है बी के लिए, तो इस पूरे को ए मान लेते हैं अगर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और माइनस 2ab, 2a के जगह क्या है आपका ए बी और बी के जगह क्या है √3, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अब ये 5 को 5 रहने देते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो इस जगह भी यहाँ भी स्क्वायर किया था तो ये आ गया, ठीक है ना, और इसका ऐसा आ गया, तो यहाँ पर आ गया आपका 3 माइनस 2 और 2 जो है यहाँ वो ए बी और यहाँ क्या है √3, तो 2ab और इधर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में √3, तो इस तरीके का आपका आ गया। अब क्या करें सर, अब देखो ये जो 5 है ना उसको उस साइड भेज देंगे और ये जो ए यहाँ पर जो √3 वाला पार्ट है ये पूरा के साथ में उसको इधर ले आएंगे, तो इधर आ जाएगा 2√3 ab, 2√3, 2 को √3 से तो 2√3 और ये ए बी जो है वो इधर आ जाएगा, तो नेगेटिव है ये पूरा का यहाँ से यहाँ तक, तो पॉजिटिव आ जाएगा। और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 और ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5, ठीक है, तो इस तरीके का आ गया। अब ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, अब इसको अगर मैं सोल्व करूं तो क्या आ रहा है, 2√3 ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस नीचे क्या रख देंगे 1, तो नीचे 1 रखेंगे तो इसका एलसीएम ले लीजिए, बी स्क्वायर और 1 का एलसीएम बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर इसको 1 बार में, तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 कितने बार में इसको डिवाइड कर रहा है, 1 कर रहा है बी स्क्वायर बार में, तो इधर आ जाएगा 2b स्क्वायर। तो यहाँ पर 2√3 ए अपॉन बी का ए आ गया। अब इसको एक बार और सोल्व करते हैं, इस साइड कर ले रहा हूँ, ध्यान से देखना है क्या है। अब ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये 2 क्या चीज़ में है मल्टीप्लाई में, और ए अपॉन बी भी क्या चीज़ में है मल्टीप्लाई में। अब ध्यान से देखना है क्या करेंगे, तो मैं ऐसा करता हूँ कि √3 को उधर रहने देता हूँ, ठीक है, तो उधर √3 आ गया और फिर उधर तो √3 को छोड़ दिया। अब इस साइड क्या है, इस साइड है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ऐसा है, ये साइड ऐसा है। अब यहाँ से जो इधर है 2a, 2 इंटू ए 2a और इधर b, तो 2a और b को नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब भी कोई उधर फ्रैक्शन होता है ना तो उधर क्या है 2a अपॉन बी, 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a अपॉन बी, तो उस साइड ये चीज़ है, तो उस साइड जब ये चीज़ है तो इधर जाके क्या होगा b अपॉन 2a, क्या हो जाएगा b अपॉन 2a, ऐसा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इधर बच गया आपका √3, उसको रहने दिया मैंने। अब इसको अगर कैंसिल होने वाला है तो कर लेते हैं, यहाँ एक b है यहाँ 2b है, तो 2b एक b को काट दिया तो एक b बच गया। अब इसको कुछ नहीं कर सकते तो यही रहेगा, तो √3 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab, यहाँ 2a है और यहाँ b है, मल्टीप्लाई होगा तो 2ab। अब ये फॉर्मेट आपका आ गया। अब ऐसा फॉर्मेट आया यहाँ पे। अब जैसे ही ऐसा फॉर्मेट आया, अब इसके बारे में लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab इज रेशनल, मतलब ये जो है आपका एक रेशनल नंबर है। सो √3 इज ऑल्सो आ रेशनल, तो √3 जो है वो भी एक रेशनल होना चाहिए, है ना। जब ये रेशनल है तो इसके बराबर वाला भी रेशनल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये बात तो फैक्ट है ना, बट
दिस contradicts the fact that, ये बात तो फैक्ट है, सत्य है। क्या सत्य है? कि √3 इज एन इरेशनल। ये बात सत्य है कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ऐसी बातें क्यों हो रही है कि ये रेशनल तो ये भी इरेशनल, ऐसी बातें क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन because of our incorrect assumption, ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एग्जम्पशन। मैंने क्या इनकरेक्ट एग्जम्पशन किया था? दैट, क्या माना था हमने कि √5 प्लस √3 इज, हमने ये बात मान लिया था ना कि √5 प्लस √3 जो है इज अ रेशनल। हमने इसको एक रेशनल नंबर मान लिया था। यही हमारा इनकरेक्ट एग्जम्पशन था, इसी वजह से ऐसी बातें हो रही है। सो वी कंक्लूड दैट √5 प्लस √3 इज एन इरेशनल। तो जो हमने रेशनल मान लिया था इसको ये गलत मान लिया था, इसलिए हम कंक्लूड करते हैं कि √5 प्लस √3 जो है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व किया आपने देखा। तो आपको कहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, कभी √3 √2 रहेगा, कभी 3 √2, कभी 5 माइनस √5। ठीक है, √5 प्लस -2 ऐसे करके हम माइनस साइन भी रहेगा। तो एक दो क्वेश्चन इस पर ले लें। एक क्वेश्चन जैसे मैं दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ अगर √2 प्लस √3 होगा तो कैसे करेंगे, और अगर ऐसा हो गया कि √5 माइनस √2 होगा तो कैसे करेंगे। तो ये दो आप यहाँ पर कर लें, इसको माइनस वाले का भी कर लें, माइनस वाला जाएगा तो प्लस में होगा, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको सोल्व करना है। आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगर आपको समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर थोड़ा सा स्पीड जो है स्लो कर दीजिए और आराम से ज़रा समझाइए। आप जैसे कहेंगे उस तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि पढ़ना आपको है, मुझे तो पढ़ाना ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यदि मेरा ये मेहनत, मेरा ये तरीका आपको सही लग रहा है तो अपनी दोस्तों को भी बताएं कि सर जो है एनसीईआरटी पहले कंप्लीट करवाते हैं। जैसे ही एनसीईआरटी कंप्लीट होता है सर आरडी शर्मा और आर एस अग्रवाल से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ये अपनी दोस्तों को बताएं और अच्छे से अपनी तैयारी करें। और इस बार जो है वो एग्ज़ाम को क्लास 10th की बोर्ड को फोड़ना है। तो यह ध्यान रखना है कि किसी तरीके से मेहनत करके इस बार बोर्ड को फोड़ देंगे। ठीक है ना, सब मिलकर मेहनत करेंगे। आपके साथ मैं हूँ, टेंशन नहीं लेना है, मैं आप सब मिलकर मेहनत करेंगे और एग्जाम को इस बार फोड़ करके आना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।